बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। माइक्रोबायोलॉजी सेमेस्टर 1 और यूनिट 2 है कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। और इस सब यूनिट में हम पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स जो भी हैं उनको डिस्कस करते हैं, और फिज़िकल एंड केमिकल माइक्रोबियल कंट्रोल मेथड, और फिज़िकल किस तरीके से माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक सकते हैं, और केमिकल तरीके से किस तरह माइक्रोबियल को या माइक्रोब्स को रोक सकते हैं या बैक्टीरिया वगैरह को रोक सकते हैं, और माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इतनी मुश्किल यूनिट नहीं है ये। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट यहाँ क्यू टर्म्स है स्टरलाइजेशन, the destruction of all form of the microbial life including endosperms by physical and chemical method। कहते हैं स्टरलाइजेशन उसे कहते हैं फिज़िकल या केमिकल मेथड से, जब हम माइक्रोबियल लाइफ को कंप्लीट, किसी माइक्रोब्स को कंप्लीट उसके स्पोर्स के समेत कंप्लीट किल कर दें, उसको हम स्टरलाइजेशन कहलाया जाता है। सिंपल वर्ड्स, कोई भी फिज़िकल या केमिकल तरीके से जब हम बिल्कुल माइक्रोब्स को बिल्कुल क्लीन कर देते, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, तो उसका कोई ज़र्रा भी ना रह जाए उस जगह पर, उसको हम स्टरलाइजेशन कहलाया जाता है। ठीक है, डिसइंफेक्शन, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू पॉइंट वेयर दे नो लॉन्गर काज डिजीज़। वो पॉइंट, वो जगह जहाँ से हम नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज करते हैं उसको हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाया जाता है। कहते उस जगह, उस पॉइंट से जब हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं कि वो ज़्यादा डिजीज़ काज ना कर सके, उसको हम डिसइंफेक्शन कहलाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट an agent applied to an inanimate object to be a disinfectant। inanimate object बेजान चीज़ जितनी भी होती है, जैसे कि मोबाइल हो गया, कुर्सी हो गई, चेयर हो गए, टेबल हो गया, दीवारें हो गई, ये सारे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कहते डिसइंफेक्टेंट ये बेसिकली एजेंट होता है। एजेंट कहते हैं केमिकल भी हो सकता है, दवाई भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो चीज़ जो हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं कि वो जगह साफ़ सुथरी हो जाए, डिसइंफेक्टेड हो जाए, उस चीज़ को हम डिसइंफेक्टेंट कहलाया जाता है। मिसाल क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल दे दूँ, मेरा मोबाइल है या मेरी चेयर है मेरी जगह। ठीक है, मैं उसके ऊपर क्या एक एजेंट क्या अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके ऊपर मैं कोई भी ऐसी चीज़ अप्लाई कर देता हूँ जिसकी वजह से अगर वहाँ पर कोई भी डस्ट वगैरह या कोई भी गंदगी या कोई ऑब्जेक्ट वगैरह वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, तो इसका मतलब ये डिसइंफेक्टेड हो गया। ठीक है, एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं? एंटीसेप्टिक a chemical agent applied to skin or living tissue to limit microbial growth। कहते हैं एंटीसेप्टिक वो एजेंट, वो चीज़ जो हम स्किन के ऊपर या लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं। किस लिए अप्लाई करते हैं? कि माइक्रोबियल की ग्रोथ जो है वो कम हो जाए, उसको हम एंटीसेप्टिक कहलाया जाता है। एंटीसेप्टिक के एग्जांपल अगर आपको कह दें तो हैंड वॉश जो होते हैं ना, वो भी ये सारे जो होते हैं एंटीसेप्टिक कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये क्यों लगाए थे स्किन के ऊपर? कि वहाँ से कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हो तो वो कम हो जाए। और एंटीसेप्टिक की एक और एग्जांपल है सैनिटाइज़र जो होते हैं वो भी एंटीसेप्टिक होते हैं। ठीक है, अभी सैनिटाइजेशन, व्हाट इज सैनिटाइजेशन? ट्रीटमेंट ऑफ फूड हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज टू मीट अ पब्लिक हेल्थ एंड स्टैंडर्ड्स टू मिनिमाइज एंड चांसेस ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। कहते हैं जब हम ट्रीटमेंट करते हैं किस चीज़ की? फूड हैंडलिंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कहते हैं चीज़ों की, वो चीज़ें जिनके अंदर फूड ग़िज़ा बनाया जाता है, जब हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट क्या होगी? उनको साफ़ सुथरा कर देते हैं, बिल्कुल फ्री फ्रॉम पैथोजन कर देते हैं, तो उससे क्या होगा? डिज़ीज़ के ट्रांसमिशन की चांसेस क्या होगी? वो कम हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सोप वगैरह हो गया, हॉट वाटर, ये साबुन वगैरह या हॉट वाटर, ये क्या हो जाएगा? ये बेसिकली एक सैनिटाइजेशन कहलाई जाती है। इससे हम क्या कहते हैं? बर्तनों को साफ़ सुथरा कर देते, बिल्कुल क्लीन कर देते कि उसकी वजह से डिजीज़ वगैरह ना फैल सके। सिप्सिस क्या होता है? द
प्रेजेंस ऑफ अ बैक्टीरियल कंटामिनेशन। कहते वो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद हो, उस फॉर एग्ज़ाम्पल पानी के ले लें, इसके अंदर बैक्टीरियल कंटामिनेशन है। बैक्टीरियल कंटामिनेशन मतलब बैक्टीरिया मौजूद है उसके अंदर, इसको हम सेप्सिस कहलाया जाता है, ठीक है। और ये डीके और ये प्यूट्रेट जो होता है, ये गंदगी, ख़राबी, सड़ा हुआ का अल्फाज होते हैं, ठीक है। सेप्सिस एक ग्रीक वर्ड्स है और इसका मतलब है प्यूट्रेट या गंदगी, सड़ा हुआ, इसका मतलब ये है सेप्सिस। वो चीज़ जहाँ पर बैक्टीरिया की मौजूदगी हो उसको हम सेप्सिस कहलाए जाते हैं। एसेप्सिस, एब्सेंस ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह मौजूद नहीं, तो उसको हम एसेप्सिस कहलाए जाते हैं। एसेप्सिस का मतलब है एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मौजूद ना होना, ठीक है। एसेप्टिक टेक्निक्स क्या होता है? व्हाट इज़ एसेप्टिक टेक्निक्स? एसेप्टिक टेक्निक्स में अगर आपको बताता चलूँ, यूज टू प्रिवेंट अ माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ एनी क्लिनिकल प्रोसीजर, प्रोड्यूस अ फार्मास्यूटिकल एंड अ फूड इंडस्ट्री एंड कीप स्टैंडर्ड। कहते हैं एसेप्टिक टेक्निक्स वो टेक्निक्स होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन हो गई, फूड वगैरह हो गया, क्लिनिकल प्रोसीजर के लिए ये हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये टेक्निक्स वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? कि वहाँ पर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन जो वो ना हो। एसेप्टिक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे मतलब सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा फूड भी साफ़ रहेगा। फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन जहाँ पर कंपनियाँ हैं वहाँ पर एसेप्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है कि वो दवाइयों के ऊपर जरासीम वगैरह ना लग सके, तो एसेप्टिक टेक्निक्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट, ये स्टेटिक का वर्ड्स जहाँ पर भी आ जाए ना स्टूडेंट, तो यहाँ का मतलब है रोकना, स्टेटिक का मतलब रोकना, ठीक है। बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट वो दवा जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है उसको बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट कहलाया जाता है। एजेंट मेडिसिन, केमिकल्स, कुछ भी चीज़ हो सकती है। Resistance to the an agent that is inhibit the growth of bacteria। ये बैक्टीरियोस्टेटिक वो एजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं, उसको बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट कहलाया जाता है। और जर्म जर्मिसाइड जर्मसाइड जर्मिसाइड ये साइड का वर्ड जहाँ पर भी आपको आ जाता है ना, तो इसका मतलब है किल करना। साइड किल के लिए यूज़ किया जाता है। एन एजेंट दैट किल्स अ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये वो एजेंट है जो मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या कर रहा था? वो बैक्टीरिया के ग्राउथ को इनहिबिट कर रहा था। इनहिबिट मतलब रोकना, बैक्टीरिया के ग्राउथ को रोक रहा था। मगर ये जर्मसाइड साइड जो है ये बेसिकली क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अभी बैक्टीरियोसाइड है, ये वो एजेंट है जो बैक्टीरिया को किल करता है। वायरियोसाइड ये वो एजेंट है जो वायरस को किल करता है। फंगीसाइड ये वो एजेंट है जो फंजाई को ख़त्म करता है, किल करता है। स्पेरोसाइड एजेंट दैट किल अ बैक्टीरियल एंडोस्पोर एंड फंगल स्पोर, ये स्पोरोसाइड वो एजेंट होता है जो बैक्टीरिया को एंडोस्पोर कंप्लीट तौर पर, फंजाई को उसके स्पोर के समेत कंप्लीटली किल करता है, उसको हम स्पोरिसाइड कहलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ कंट्रोल माइक्रोबियल ग्राउथ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह हम माइक्रोबियल ग्राउथ को रोक सकते हैं, किस प्रिंसिपल के तरीके से रोक सकते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। These apply to all method to control microbial growth. Agent use must be able to affect the microorganism directly। हमने वो एजेंट, वो चीज़ इस्तेमाल करनी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली उसके ऊपर अफेक्ट कर सके, उसको रोक सके या उसको किल कर सके। The atoms must be clean so as to remove extraneous soil। जो भी एटम्स है, मिसाल के तौर बर्तन ले लो, उनको हमने बिल्कुल क्लीन करना है, साफ़ सुथरा रखना है, उसके ऊपर कोई मिट्टी वगैरह ना हो, तो उससे क्या होगा, माइक्रोबियल की ग्रोथ भी रोकेगी। मॉइस्चर इज़ एसेंशियल फॉर द एक्शन केमिकल एजेंट। अगर हम कोई केमिकल एजेंट दे रहे हैं तो उसके लिए मॉइस्चर, नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। उस मॉइस्चर की मौजूदगी में केमिकल एजेंट जो है वो अच्छी तरीके से काम करता है। यहाँ पर आपको एग्जांपल दे दूँ, मॉइस्चर क्या,
फॉर एग्ज़ाम्पल बर्तन है, आप सूखे बर्तन पर साबुन तो नहीं लगा सकते ना, तो वो किस तरह वो साफ़ होगा? आप उसको मॉइस्ट करोगे, गीला करोगे बर्तन को, जब आप उसके ऊपर केमिकल साबुन वगैरह अप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, वो उसकी वजह से वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो इसने पर कहा है कि मॉइस्चर इज़ एसेंशियल है, ठीक है। एसेंशियल कहते हैं ज़रूरी है। Killing of microorganism is not instantaneous and the time required depend upon the nature of the agent, number of the microorganism present and temperature। कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डायरेक्ट आप उसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करो वो डायरेक्ट मरते नहीं हैं कि आपने बस फ़ौरन चीज़ अप्लाई की और वो मर गया, इस तरह नहीं होता। वो रिक्वायरमेंट होता है एंड द टाइम रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचर देखा जाता है। बाज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत हाई टेम्परेचर के ज़रिए उसको किल किया जाता है, बाज़ को लो के ज़रिए, उसके नेचर के हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है, नंबर वन। नंबर टू, नेचर ऑफ द एजेंट, आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एजेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस एजेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर भी रहा है या नहीं मर रहा है, इसके ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है। नंबर थ्री, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। अभी फॉर एग्जांपल एक जगह है, एक एरिया पर बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, आपने थोड़ी सी मेडिसिन वहाँ पर डाली, थोड़ी सी केमिकल डाली, वो से तो नहीं मर सकते ना। तो आप लोगों ने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पता नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आप उसको क्लीन अच्छी तरीके से कर लेते हो। एंड टेम्परेचर भी मस्ट, मैंने आपको कहा टेम्परेचर मस्ट होता है ना, क्योंकि बास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा टेम्परेचर में अच्छी तरह सर्वाइव करते हैं। फिजिकल मेथड ऑफ द माइक्रोबियल कंट्रोल, फिजिकल मेथड ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल, अभी ये फिज़िकल मेथड है कि हम फिज़िकल तरीके से माइक्रोब्स को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को, उसको किल किस तरह कर सकते हैं। वो डायरेक्ट फ्लेमिंग, एक डायरेक्ट फ्लेम, डायरेक्ट उसको जलाया जाता है, फ्लेम किया जाता है, भड़काया जाता है। डायरेक्ट फ्लेमिंग हम कैसे करते हैं, यूज टू स्टेरिलाइज एंड इनोकुलेटिंग लोब्स एंड नीडल्स। ये इनोकुलेटिंग लोब्स जो होते हैं बेसिकली ये बड़े बड़े रोड्स से होते हैं, और ये जो केमिस्ट होते हैं ना, ये लेबोरेटरीज वगैरह में, तो ये वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको स्टेरिलाइज करने के लिए, और निडल्स को स्टेरिलाइज करने के लिए हम डायरेक्ट फ्लेमिंग, डायरेक्ट हीट देते हैं कि उससे क्या हो जाए कि उसके इस एनोक्लोटिंग लोब्स और नीडल्स के ऊपर जो बैक्टीरिया है, जो भी चीज़, वो स्टेरिलाइज हो जाए और साफ़ सुथरा हो जाए, उसमें सारे जरासीम ख़त्म हो जाए। ये एक मेथड ये है। एसिनरेशन, एसिनरेशन कहते हैं जलाना या उसको अफेक्ट करना, उसको भड़काना, जला देना। effective way to sterilization and disposable items, पेपर, कप्स और ड्रेसिंग एंड अ बायोलॉजिकल वेस्ट। ये इनसिनेरेशन जो होता है ये बहुत इफेक्टिव वे है, बहुत इफेक्टिव तरीके जिसमें स्टेरिलाइज करते हैं डिस्पोजेबल आइटम्स को हम स्टेरिलाइज करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर पेपर, कप्स एंड ड्रेसिंग और बायोलॉजिकल वेस्ट। इन चीज़ों के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है कि माइक्रोब्स वगैरह कम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिनरेशन करते हैं उसका, ठीक है। तीसरा है फिल्ट्रेशन, removal of microbes by passage of a liquid air through a screen-like material, small pores used to sterilize heat-sensitive materials like a vaccine, enzymes, antibiotics and some cultured media। ये फिल्ट्रेशन जो होता है बेसिकली हम क्या करते हैं, लिक्विड के ज़रिए, पैसेज ऑफ लिक्विड के ज़रिए, एयर के ज़रिए, इन चीज़ों के ज़रिए हम क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। किस चीज़ को, वैक्सीन वगैरह को, एंजाइम को, एंटीबायोटिक को, इन चीज़ों को हम स्टेरिलाइज करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो हम स्टेरिलाइजेशन का जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उस मेथड को फिल्ट्रेशन कहलाया जाता है। अभी फिजिकल मेथड ऑफ अ माइक्रोबियल ग्रोथ कंटिन्यू है। मॉइस्ट हीट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द कोगुलेशन देयर प्रोटीन इन जर्नल मॉइस्ट हीट मच मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट। कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हमने किल करना है, क्या करना है, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, उसको मॉइस्ट हीट देते हैं, उसकी वजह से क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉइस्ट हीट देते हैं ना, उस मॉइस्ट हीट की वजह से क्या हो जाता है,
उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्रोटीन होते हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, वो कोगलेंट जम जाते हैं, कोगलेटिंग कहते हैं जम जाने को। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन क्या होते हैं, बिल्कुल जम जाए, जब जम जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, किल हो जाता है, मर जाता है। इन जनरल मोस्ट हीट इज़ मच मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट। ड्राई हीट के मुकाबले में जो मॉइस्ट हीट है वो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ड्राई हीट के मुकाबले मॉइस्ट हीट जो होता है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। बॉयलिंग, इस बॉयलिंग की वजह से भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हीट टू 100 सेंटीग्रेड और मोर इट किल्स vegetative form of bacterial pathogen. Almost all virus and fungi and their spore within 10 minutes or less. Endospore and some viruses are not destroyed quickly. However, brief boiling will kill most pathogen. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर हम क्या बॉयलिंग के ज़रिए भी माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पतीला है, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर माइक्रोब्स भी है, वायरस भी है, सारी चीज़ें। अगर मैं उस पतीले को चूल्हे के ऊपर रखता हूँ और 100 सेंटीग्रेड उसको हीट देता हूँ और 10 मिनट या 10 मिनट से कम टाइम में 100 सेंटीग्रेड की हीट के मुताबिक, तो उसके अंदर जो पैथोजन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, सारे के सारे चीज़ क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी। मगर कुछ किस्म के बैक्टीरिया, कुछ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो 100 सीसी के टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते हैं, मरते नहीं हैं। तो उसमें फिर हम ज़्यादा हीट अप्लाई करेंगे, ज़्यादा हीट अप्लाई होने की वजह से फिर वो जाके मरेंगे। ठीक है, मॉइस्ट हीट, दोबारा से आगे बताया, रियलाइबल स्टरलाइजेशन विद मॉइस्ट हीट रिक्वायर्ड टेम्परेचर अबव दैट ऑफ अ बॉइलिंग वाटर। कहते हैं रिलायबल स्टरलाइजेशन, उसके साथ साथ मॉइस्ट हीट, इसकी ज़रूरत जो होती है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर अबव द, अगर हमने किसी को मॉइस्ट हीट देनी है या रिलायबल स्टरलाइजेशन देनी है, मॉइस्ट हीट के साथ स्टरलाइजेशन देनी है मगर मॉइस्ट हीट के साथ देनी है, तो उसका जो टेम्परेचर होगा ना वो बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा हमें ज़रूरत होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर, इसको जितना हम बॉइलिंग वाटर हमने 100 का मैक्सिमम हिसाब लगाया था ना, तो इसमें क्या होगा, हम 100 से ज़्यादा के सेंटीग्रेड पे इसको मॉइस्ट हीट देंगे, तब जाके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है, example of a moist heat is autoclave. A chamber is filled with hot steam under pressure. This is a preferred method of sterilization for non-heat sensitive materials in which temperature steam reaches in 121 centigrade at 15 psi pressure. यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर बहुत से बच्चे होंगे कि वो हॉस्पिटल में ड्यूटियाँ की होगी, आईसीयू वगैरह में, ओटी वगैरह में। ये ऑटोक्लेव जो होता है ये बेसिकली एक मशीन होती है। इस मशीन के अंदर एक चेम्बर पड़ा होता है, उस चेम्बर के अंदर क्या होती है, हीट मौजूद होती है, अंडर प्रेशर वो हीट मौजूद होती है। वो हीट जो होती है उसको, उसमें क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर सेट होता है ना वो 121 सेंटीग्रेड होता है। उस हीट का प्रेशर क्या होगा, 121 सेंटीग्रेड प्रेशर होता है उसमें, और उसका एक प्रेशर के अंदर मौजूद होता है 15 psi प्रेशर के अंदर ये टेम्परेचर मौजूद होता है। इस प्रेशर के, इस मशीन में फिर हम क्या कहते हैं, ओटी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम इस मशीन में रख देते हैं, इस मशीन को लॉक कर देते हैं, ऑटोक्लेव मशीन को लॉक कर देते हैं और इसको सेट कर देते हैं। इसका टेम्परेचर 121 सेंटीग्रेड पे फिक्स कर देते हैं। जब इसको 121 सेंटीग्रेड पर फिक्स करते हैं इस मशीन को, और इसका प्रेशर वहाँ पर मशीन में लगा होता है, 15 psi प्रेशर पर फिक्स कर देंगे, तो फिर कुछ टाइम बाद उसके अंदर जितने भी उस मटेरियल जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर अगर जितने भी बैक्टीरिया और स्पोर्स और वायरस हो, सारे की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लीन ख़त्म हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा कि अगर हम बॉयलिंग से किसी बैक्टीरिया को किल करना चाहते हैं तो 100 सेंटीग्रेड पे हमने हीट देनी है, और अगर हमने मॉइस्ट हीट देनी है, मगर मॉइस्ट हीट देनी है तो उसमें हम टेम्परेचर कितना रखेंगे, सेंटीग्रेड कितना रखेंगे, 21 सेंटीग्रेड रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल के इसलिए दे रहा हूँ कि एग्जांपल काफ़ी याद होते हैं। फिजिकल मेथड दोबारा बताया गया है कि पास्चुराइजेशन
It is a used to reduce a microbes responsible for the spoiling of beer, milk, wine and juices. ये पोस्चराइजेशन जो होता है बेसिकली ये एक ऐसा तरीक़ाकार है, इसमें क्या करते हैं हम माइक्रोब्स को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। वो माइक्रोब जो स्पॉइलेज कहते हैं ख़राब करने को, जो बियर, शराब, मिल्क, वाइन एंड जूस इसको ख़राब करता है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पेस्चुरलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए रिड्यूस कर देते हैं। और ये पेस्चुरलाइजेशन मेरे एमसीक्यूज़ में आ भी सकता है कि मिल्क को अगर हमने उससे माइक्रोब वगैरह को किल करना है और मिल्क को सही रखना है कि ख़राब ना हो जाए, तो हमें कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करें, तो पेस्चुरलाइजेशन इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा, classic method of the pasteurization milk is heat to 62 सेंटीग्रेड for 30 मिनट्स। अगर हमने पस्चराइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है और मिल्क को हीट करना है, माइक्रोब से बचाना है, तो हम 62 सेंटीग्रेड पे उसको हीट देंगे और 30 मिनट तक। हम जब 30 मिनट तक 62 सेंटीग्रेड पे हीट देंगे तो उसके अंदर सारे के सारे माइक्रोब्स मिल्क के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पस्चराइजेशन, अगर हमने उस मिल्क को हाई टेम्परेचर देना है, शॉर्ट टाइम कम टाइम में पस्चराइजेशन करना है, सही करना है और ज़्यादा हीट देंगे, तो फिर हम क्या करेंगे 72 सेंटीग्रेड पे हीट देंगे, 15 सेकंड के लिए देंगे। जब हम 72 सेंटीग्रेड पे हीट देंगे, 15 सेकंड के लिए देंगे, तो उससे क्या होगा, जो मिल्क है वो जल्दी पस्चराइजेशन होगा, वो जल्दी पैथोजन से फ्री हो जाएगा। अगर हमने उससे ज़्यादा टेम्परेचर उस मिल्क को देना है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर देना है मिल्क को कि उसके अंदर जरासीम ख़त्म हो जाए, तो हम 140 सेंटीग्रेड पे हीट को फिक्स करेंगे और 3 सेकंड के लिए हम वो हीट देंगे। तो उस 3 सेकंड में क्या होगा, 140 सेंटीग्रेड और 3 सेकंड में जब एकदम हम दूध को वो हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर सारे के सारे माइक्रोब्स रिड्यूस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्या कम हो जाएंगे। ठीक है, और इस मेथड में क्या होता है 140 सेंटीग्रेड, इसमें वो जो जिस बर्तन होते हैं वो जल्दी ठंडा हो जाता है क्योंकि 3 सेकंड में क्या वो इतना गर्म होगा, तो उससे क्या होगा, ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये कम हो जाएंगे। एडवांटेजेस क्या है, क्या फ़ायदा है पस्चराइजेशन देने का, फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मिल्क कैन बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर फॉर अ सीवरल मंथ। जब हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, ये वाला सारा मेथड अप्लाई करते हैं दूध के ऊपर पस्चराइजेशन, तो इसमें बग़ैर फ्रिज के फिर हम दूध को रूम टेम्परेचर में बहुत से महीनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। ये इस तरह इन लोगों का कहना है। Physical method of microbial control. Where refrigeration temperature from a 0 to 7 centigrade. It exerts the bacteriostatic effect, reduce the metabolic rate of most microbes so they cannot reproduce or produce toxic। कहते ये रेफ्रिजरेशन का जो प्रोसेस होता है बेसिकली ये क्या होता है, इसका टेम्परेचर हम कितना सेट करेंगे 0 से लेकर 7 सेंटीग्रेड में। इस 0 से 7 सेंटीग्रेड में वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। अगर हम ये एक्सर्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होगा। बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। रिड्यूस मेटाबॉलिक ऑफ द मोस्ट माइक्रोब्स सो दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस टॉक्सिक। अगर हम टेम्परेचर 0 से 7 सेंटीग्रेड फिक्स करते हैं या उसको एक्सर्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा, उस चीज़ के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट उसके ऊपर सर। बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट का मतलब वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगी, उसकी जो रिप्रोडक्शन की जो, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो जिस जगह पर रहते हैं अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे बढ़ते जाते हैं। मगर जब हम उस बैक्टीरिया को 0 से लेकर 7 सेंटीग्रेड या उससे एक्सर्ट देते हैं तो उसमें वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, नहीं बढ़ेंगे, वो अपनी जगह पे रुक जाएंगे, टॉक्सिक प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। फ्रीजिंग, वे एटम्स आर प्रोटेक्ट बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एट टेम्परेचर बिलो द 0। अगर हमने किसी भी चीज़ के अंदर कोई, फिर मिसाल के तौर पर मिल्क ले लो या कोई भी खुराक ले लो, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह अगर मौजूद हो, अगर हम उसको फ्रिज के अंदर रख दें, फ्रीज़र के अंदर, क्योंकि फ्रीज़र का जो टेम्परेचर होता है 0 से माइनस होता है, तो उसमें क्या होगा, जब हम 0 से नीचे टेम्परेचर देंगे, बिल्कुल बर्फ़ वाले टेम्परेचर देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया है उस खुराक के अंदर वो फ्रीज़ हो जाएगा, वो
मल्टीप्लाई वगैरह या ग्रो नहीं कर पाएगा। तो फ्रीजिंग के ज़रिए भी हम माइक्रोब्स को रोक सकते हैं। ल्यूफिलाइजेशन, Greek and means a met, a solvent, and a living. And lyophilization is a commonly known as a freezing or drying as a way of freeze and then drying something in a vacuum. अच्छा, cells and some food are preserved in this way. ये एक प्रोसीजर है बेसिकली। इसमें क्या होता है, इसमें हम ड्राई जो चीज़ें उसको ड्राई करते हैं और फ्रीज करते हैं कि उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह डेवलप ना हो जाए। ये तकरीबन सारे सेम मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ। ये भी एक प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको हम फ्रीज ड्राई भी कहलाते हैं आमतौर पर। इस ल्यूफिलाइजेशन को हम फ्रीज ड्राई भी कहते, ड्राइंग भी कहते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हो, समथिंग कोई भी, उसको ड्राई करते हैं, उसको बिल्कुल ड्राई कर दें कि वो फ्रीज़ हो जाए कि उसके अंदर माइक्रोब्स वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह मज़ीद ग्रो ना कर पाए। फिजिकल मेथड एक दूसरा भी यहाँ पर है, डाइसिकेशन। डिसिकेशन कहते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, द एब्सेंस ऑफ वाटर माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो, reproduce, but some may remain available for years. After water become available, they start growing again. ये डिसेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक खुराक है, उसमें हमने क्या, उसमें पानी, उससे जब हम उस पानी को रिमूव करते हैं, और एक बात जहन में रखना, बैक्टीरिया कोई भी उसको पानी नहीं है, उसको मिलना लाजमी है, क्योंकि उसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ग्रो नहीं करते हैं प्रॉपर्ली, माइक्रोब्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। तो जब हम उस चीज़ से पानी को रिमूव कर देंगे तो बैक्टीरिया का जो या कोई माइक्रोब्स का जो ग्रो वाला सिस्टम है वो रुक जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। मगर ये माइक्रोब्स वहाँ पर रहते हैं, अगर कुछ सालों बाद भी उसको वो पानी मिल गया और माइक्रोब्स वहाँ पर थे तो वो दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डाइसिकेशन के ज़रिए भी हम माइक्रोब्स को रोक सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिजिकल मेथड पे ऑस्मोटिक प्रेशर, the use of high concentration of salt and sugar in food is used to increase the osmotic pressure and they create a hypertonic environment. ये osmotic, ये तो मैंने इसको काफ़ी फोकस किया, थोड़ा सर्च भी किया, मगर ये मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा। खैर मैं कोशिश करता हूँ कुछ तरीके से समझाऊँ। यहाँ पर बताया ऑस्मोटिक प्रेशर बताया जा रहा है, द यूज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन फूड इज़ यूज टू। अगर हम क्या करते हैं, अगर किसी फूड या किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादा नमक, ज़्यादा शुगर वगैरह की कंसनट्रेशन को ज़्यादा करते हैं तो हम यूज़ करते हैं इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इसको यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं कि इसके हम कहते हैं कि इसके अंदर हाइपोटोनिक सोल्यूशन ज़्यादा हो, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट मेंटेन है। मिसाल के तौर पर अभी नमक है, ठीक है, नमक या आटा है या किसी भी आटे के अंदर अगर हम नमक का मिकदार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या पानी है, एक गिलास मैंने पानी लिया, उसके अंदर मैंने नमक के मिकदार बहुत ज़्यादा कर दिया, तो उसमें क्या होगा, साल्ट का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा उस चीज़ के अंदर। साल्ट की कंसनट्रेशन, जब साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन, सॉल्वेंट कम होगा, तो उससे क्या होगा कि उस जो शुगर है या साल्ट है उसका उस पानी के अंदर मिकदार ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट डेवलप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर यीस्ट एंड मोल्ड्स आर द रेसिस्ट टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। यीस्ट और मोल्ड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्ट हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होते हैं, रोकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और स्टेफाइलोकोकी जो होते हैं ये बेसिकली बैक्टीरिया का नाम है, स्टेफाइलोकोकी ये बैक्टीरिया का नाम, ये लाई ऑन स्किन, ये हमारे स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। आर फेयरली रेसिस्ट ऑफ द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये क्या करती है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करती है, रोकती है, रेसिस्ट करती है, रोकने का काम करती है। ठीक है, फिजिकल मेथड ऑफ द माइक्रोबियल कंट्रोल या रेडिएशन। स्टूडेंट यहाँ तक स्टॉप करते हैं, फिर ये 30 मिनट की वीडियो तो होगी, फिर नेक्स्ट तकरीबन 10-12 स्लाइड रहते हैं, वो भी थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके लिए भी टाइम लगेगा, तो मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझा दूँगा। नेक्स्ट फिर हम यहाँ से कंटिन्यू, रेडिएशन से हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।